नमस्ते। अच्छा की पाठशाला में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नए वीडियो में आर्टिकल राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए, तो उसको हम आज पढ़ते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। आपका मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। आपका पहला पार्ट है बच्चों रीडिंग सेक्शन। आप जानते हैं आपका पहला पार्ट रीडिंग सेक्शन है। आपका दूसरा जो पार्ट है वो राइटिंग सेक्शन है, और तीसरा जो आपका है वो आपका ग्रामर सेक्शन है, और आपका जो चौथा है जिसपे आप प्रोज और पोएट्री पढ़ते हैं उसे हम आपका लिटरेचर सेक्शन कहते हैं। तो पूरा सिलेबस इस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ना जानने वाली इसमें कोई बात है नहीं, है ना। तो आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं तो उसका संबंध राइटिंग सेक्शन से है। ये चीज हम आज डील करने जा रहे हैं। है क्या कि यह एक ऐसा बिंदु है सिलेबस का जहां पर तमाम चीजें पढ़ते तो हैं, लेकिन अक्सर ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि पढ़ तो लिया, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कलम है, पेन है, वो रुक सी जाती है। तो कौन सी वजह है? आइए, तो आपकी कलम ना रुके, हम ये प्रयास करेंगे। तो कौन से महत्वपूर्ण टाइकिल नियम है जिससे हम उन चीजों से निपट पाए और आप एक बेहतर आर्टिकल लिख पाए, है ना। तो आइए हम देखते हैं, है ना। तो आपके राइटिंग जो सेक्शन है इस पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, तभी आपको ग्रामर में और जो पार्ट है रीडिंग में है, लिटरेचर में है, साथ साथ राइटिंग में मैं कह ही रहा हूँ, तो हमारे अंक ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई सेक्शन वीक हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो राइटिंग सेक्शन में ही आता है आपका क्या? आर्टिकल राइटिंग। क्या बच्चों आता है? आर्टिकल राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में आपका आता है आर्टिकल राइटिंग, और आपका इसी में लेटर राइटिंग आता है बच्चों, इसी में लेटर राइटिंग आता है, और इसी में आता है रिपोर्ट राइटिंग। सिलेबस आप बेहतर जानते होंगे, है ना। तो आपको बता दूं कि अभी विगत वर्ष में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग से पूछे गए हैं, रिपोर्ट राइटिंग से कम ही पूछे गए हैं। तो अभी हम फिलहाल इस पर जोर देंगे, इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, है ना। एक एक करके क्रम से हम समझते हैं। तो आइए हम आज आर्टिकल राइटिंग की चर्चा शुरू करते हैं आपके समक्ष। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा पढ़ाने का बच्चों वो है आर्टिकल राइटिंग। तो अब हमारा टॉपिक डिसाइडेड हो गया, तो आइए हम इस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो लेट अस रीड द पर्टिकुलर टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, है ना। तो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल राइटिंग यानी लेख लिखना, किसी टॉपिक पर लेख लिखना ही आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। देखिए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। कोई हम आपको एक टॉपिक दे दे और उस पर कहे कि इस पर 100 शब्दों में, 150 शब्दों में लिख के दिखाइए, तो वही आर्टिकल राइटिंग हो गया। देखिए, जो एसे राइटिंग था अभी तक आपके समक्ष, तो वो तो एक लंबा चौड़ा विवरण होता था। तो अब क्या है कि उसी को संक्षेप में करके हम आर्टिकल राइटिंग सिलेबस में रख दिया गया है। इसको हम मात्र 100 से 150 शब्दों में लिखते हैं, है ना। तो एक गुड आर्टिकल राइटिंग हम कैसे लिखे, उसके लिए आइए हम कुछ टिप्स जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग में 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वह 2 बातें ये हैं कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या हो। क्या बच्चे? आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या हो, और दूसरा कि आर्टिकल राइटिंग का आपका कंटेंट क्या हो। देखिए, संक्षेप में समझिए। फॉर्मेट माने होता है कि उसका प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप उसे पेश कैसे करेंगे, है ना। और कंटेंट का मतलब यह है कि जो आप पेश कर रहे हैं वो चीज क्या है ना। जैसे आप कोई सवाल का उत्तर देते हैं तो आप किस प्रकार उसका उत्तर देते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि उस उत्तर में क्या आपने लिखा वो। देखिए, मैं चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समझाऊं। तो देखिए, फॉर्मेट क्या है और कंटेंट क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप तनिक भी तकल्लुफ ना करें,
इसलिए कि थोड़ा सा टाइम शुरू में लगता है, लेकिन अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बेहतर समझेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूँ। मान लिया कि बच्चों ये हमने रख दिया, ये एक मैं कप बना दिया। देखिए, ये एक कप है और ये कप प्लेट में आपकी है ना, ये रखी है ना। अब इस कप के अंदर होती है चाय। कप में तो चाय ही होती है, आप जानते हैं। मान लिया कि ये आपकी टी है, चाय भरी हुई है ये। तो पहले मैं यह कह दूं डायरेक्टली आपसे कि जो कप प्लेट है वो बच्चे आपका हुआ क्या, फॉर्मेट है। कप प्लेट आपका फॉर्मेट है, और जो इसके अंदर चाय भरी है, ये जो चाय भरी है ये कंटेंट है। ये क्या है, कंटेंट है, यानी उसमें विषय वस्तु क्या है। तो मैं ये उदाहरण क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आप जब उत्तर लिखते हैं, आप जब कोई भी उत्तर लिखे, हिंदी का लिखे, सामाजिक विज्ञान का लिखे, भूगोल का लिखे, सामाजिक विज्ञान का, गृह विज्ञान का, XYZ जो भी आप लिखते हो, आर्टिकल राइटिंग जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सब में आपके काम आने वाली है। एक बात आप समझिए इस बात को। हाँ, तो हम कहना ये चाहते हैं बच्चों आपसे कि जैसे आपने पेश किया, प्रेजेंट किया, वो अलग बात है, फिर उस उत्तर में आपने बात क्या कही ये अलग बात है। अर्थात जैसे मैंने चाय और कप का उदाहरण दिया, तो आपका यदि कप प्लेट बहुत सुंदर है ना, तो देखते ही चाय पीने का मन करेगा, है ना। चाय उसमें अच्छी हो ना हो तो बात की बात है, वो तो जब टेस्ट करेंगे तब जानेंगे। प्रथम दृष्टया यानी देखते ही हमारा मन तो करेगा ना कि चाय पी ले। ठीक ऐसे ही बच्चों, जब आप लिखते हो अपने आंसर को और वो इतना सुंदर होता है कि उसे देखते ही एग्जामिनर मचल जाएगी, नहीं नहीं ये तो बेहतरीन है, इसमें नंबर देंगे, और आप मजबूर कर दें पढ़ने के लिए, तो वो आपका होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट है ना। और फिर जो आप लिखते हैं, यानी आप जो विषय वस्तु उसमें डालें, हालांकि आपकी बात दमदार ना हो अलग बात है, जैसे आपकी चाय दमदार ना हो अलग बात है, लेकिन देखते ही क्या हुआ, राइटिंग देख के हम उसकी ओर खींचे चले आए। जैसे कप प्लेट सुंदर देख के हम चाय की तरफ खींचे चले आए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके लिखने का यदि तरीका अच्छा हो ना, तो आपको यदि आता भी ना हो ज्यादा, आप उसके तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत पेश भी कर देते हैं, तो एग्जामिनर आपको उसमें पूरे के पूरे अंक देने के लिए, मतलब साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से वो प्रभावित हो जाता है। तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस बात को। हालांकि एक बात मैं और बता दूं कि यदि आपका चाय भी बेहतर हो, आपका प्लेट भी बेहतर हो, तो भैया ये तो सोने में सुहागा हो गया। अगर इतना हो जाए तो फिर बड़ी सुंदर बात होगी, है ना। तो जब हम आर्टिकल राइटिंग या किसी भी उत्तर को लिखने का प्रयास करें, तो इन दोनों चीजों को जो मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाया हूं, आप इस पर जरूर गौर करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि आपने जैसे बहुत सुंदर चाय बनाई और आपका कप गंदा हो, उसमें माछी मक्खी भिनकती हो, साफ सुथरा ना हो, तो चाय भले अच्छी है लेकिन पीने वाले का मन जो है क्या होगा, एंटीपैथी हो जाएगी, बिचक जाएगा उसका मन, है ना। चाहे आपकी ठीक है, ओरिजिनल है, आप समझिए बात को। ठीक वैसे ही आपने बात चाहे जितनी गजब की कह दी हो, लेकिन यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ हेडिंग डालनी है, क्या तरीका हो लिखने का, यदि ये नहीं मालूम है, तो आप बात चाहे जितनी बड़ी कहे हो, एग्जामिनर उसे पढ़ने के लिए, अंक देने के लिए क्या होता है, इच्छुक नहीं होता है। तो आप इस बात को समझिए। ये रही एक बात बच्चों। तो फॉर्मेट और कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं किसी आर्टिकल राइटिंग। अब मैं आर्टिकल यहाँ जरूर कह रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके समझ से कि XYZ कोई भी आप उत्तर लिख रहे हो, ये दो चीजें तो लागू होंगी ही होंगी, है ना। तो इसे आप बेहतर समझ पाए होंगे। एक चीज और है कि आर्टिकल राइटिंग का पार्ट क्या होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसको हम एक बार समझ लें, उसको भी एक बार हम समझ लें, तो क्या होगा कि बेहतर हम फिर आर्टिकल राइटिंग पर जो प्रैक्टिस कराऊंगा 2-4, तो आपको बेहतर समझ में आए होंगे। मैं आपको भूमिका के रूप में ये चीजें बता रहा हूं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल के कितने पार्ट और हो सकते हैं। तो एक अच्छे आर्टिकल के लिए उसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं, आइए हम एक और चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये आपके सामने फिश है ना, फिश, और कोई मतलब ना लीजिए किस लिए, है ना। मैं इस आर्टिकल लिखने के लिए एक मकसद से इसको बनाया हूँ, इस चित्र को आप समझिए। इस चित्र में आप देखेंगे तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपकी फिश है, ये शुरू में पतली है। देखिए शुरू में क्या है, पतली है, ऐसे एक मोटा मोटा अगर हम चित्र देखें तो कुछ ऐसे है कि शुरू में जो फिश है वो पतली है, बीच में देखिए ये जो पार्ट है वो मोटा है, और फिर लास्ट में भी पतली है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका आर्टिकल का पार्ट होता है ना, वो शुरुआत में इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है, वो शुरू में इंट्रोडक्शन
थोड़े में दिया जाता है, फिर उस चीज को विस्तार किया जाता है और लास्ट में कंक्लूजन कर दिया जाता है ना। अर्थात ये जैसे एक अच्छा आर्टिकल मछली के आकार की तरह होता है। जैसे शुरुआत में बच्चे उसका जो होता है इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन संक्षेप में यानी पतले में होता है। फिर क्या होता है? उसका जो मेन बॉडी होता है, क्या होता है बच्चों? उसका जो मेन बॉडी होता है, जो उसका मेन बॉडी होता है वो विस्तार से होता है। वो क्या होता है बच्चों? वो विस्तार से होता है, यानी मछली बीच में क्या होता है? विस्तार हो जाता है, मोटी हो जाती है। और तीसरा पार्ट जो आता है वो होता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन जिसे आप क्लाइमेक्स कहिए या उपसंहार कहिए, जो आप कहना चाहते हैं। तो कोई भी आंसर लिखे, आर्टिकल लिखे, तो इस चित्र को याद रखें तो आपको कभी नहीं भूलेगा। मैं चित्र के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं कि आप उस बात को बेहतर समझें। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है थोड़े में से। जैसे उदाहरण के लिए कि अभी आर्टिकल जो है 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिखना है। तो अब मान लिए कि 150 शब्द ही है हमारे पास खर्च करने के लिए, तो हम लगभग कितना, अगर इंट्रोडक्शन का हम पार्ट ले लें तो इस पर हम लगभग 30 वर्ड, 25 से 30 वर्ड खर्च कर ले, है ना। और कंक्लूजन में भी 30 वर्ड खर्च कर लें तो कितना हो गया? लगभग 60 वर्ड हो गए, 30 इंट्रोडक्शन के और 30 कंक्लूजन के। तो लगभग 90 जो वर्ड है वो आपके मेन बॉडी में होंगे, जो यानी उसका विस्तार होगा। और मैं थोड़ा सा इसको सूक्ष्म एक्सप्लेन करता हूं कि इसे केवल एक पैराग्राफ में आप लिखें, केवल एक पैराग्राफ में। इसको भी केवल आप एक पैराग्राफ में लिखें, केवल 1 पैरा, है ना। 1.5 से 2-3 लाइन तक होगा, ये भी होगा 2 से 2.5, 2 से 2.5 इतना। तो एक एक पैराग्राफ होंगे। अब पैराग्राफ इतना छोटा भी नहीं होता है। इसको बच्चे क्या करेंगे कि अगर हम ये जो 90 वर्ड्स हैं तो इसको हम अगर 3 पार्ट में बांट दें तो आप जानते हो कि 30-30 लगभग शब्द हो जाते हैं, है ना। अर्थात जो मेन बॉडी होगी इसमें बच्चे जो पैरा होंगे, आप पैरा माने पैराग्राफ, वो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। आप एग्जैक्टली मेरी बात को पकड़ के चलिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि YouTube पर अभी तक जितना भी आप देखेंगे, मेरे पास उतने संसाधन तो नहीं है कि डिजिटल बोर्ड दिखाओ, ये है छोटा मोटा है, लेकिन मैं आपको क्वालिटी बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो हमारे जो टोटल पैराग्राफ बनेंगे 1, 3, 4, 1, 5। अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो 5 पैराग्राफ जो है, 5 पैराग्राफ यदि आप सिस्टमैटिक ढंग से तैयार कर लें तो मैं दावा करता हूं कि आपसे अच्छा कोई आर्टिकल फिर नहीं लिख सकता है। क्या आप इस बात को समझ पाए होंगे? अब देखिए एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैंने यहां लिख दिया है कि 100 से 150 शब्द, 30 शब्द, 30 30 30 30 ऐसे है ना। मैं यह जरूर कह रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा कोई गिनने नहीं बैठा एग्जामिनर कि आप लेके गिनने लगो। 4-6 शब्द ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, वो सब चलता है। तो इसको कसम खा के मत बैठ जाना ना कि सर ऐसा बताए तो एकदम हूबहू यही चीज होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इसको एज इट समझें। देखो एक बात और पढ़ाते पढ़ाते कहना चाहूंगा, दरअसल हम लोगों के टाइम में जब हम परीक्षा दिया करते थे तो रट्टा मारते थे, रट लेते थे, या नकल का भी दौर था उस समय बहुत, पुर्ची के माध्यम से। तो अगर कोई बच्चा रट लिया, किसी का नकल मार लिया, तो क्या हुआ कि उसे फुल मार्क्स मिल जाते थे। तो एक जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और जो एक नकलची बच्चा है, अगर दोनों के आंसर बराबर हो गए तो दोनों के अंक भी बराबर हो जाते थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जो है उसके साथ अन्याय हुआ? जो बच्चा ब्रिलियंट है, आप हो ना, आपके साथ अन्याय होगा। तो बोर्ड ने सुझाव दिया सिलेबस में कि क्यों ना हम ऐसी चीज रख दें कि नकल की कोई गुंजाइश ना हो। देखिए ये वो चीजें हैं जहां आप लाख पढ़ लें, आपको लिखने का तरीका आएगा तभी आपकी नैया पार होगी। नहीं आप चाहे 100 आर्टिकल रट लें गाइड से, किताब से, तब भी गारंटी नहीं है कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। एक ही तरीका आपको अच्छे अंक प्राप्त करा सकती है, वो कि आपको आर्टिकल कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट ए गुड आर्टिकल, कैसे लिखा जाए, तो ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो इसमें नकल वाले आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत अच्छी बात थी। और अगर आपने पढ़ा होगा प्रोज पोएट्री सब कुछ, तो एक चीज आपने जरूर देखा होगा कि आपके सिलेबस में बार बार ये बात कही जा रही है कि जो स्टूडेंट है उसकी जो ओरिजिनल क्षमता है उसे निकालकर बाहर लाना। आपकी रीडिंग क्षमता, जैसे शुरू में ही रीडिंग है, फिर राइटिंग है, फिर ग्रामर है, फिर लिटरेचर। तो लिटरेचर को जिसमें आप रट्टा मारते हैं उसमें बहुत कम वेटेज दिया गया है ना।
तो आप ये चीज़ें ढंग से सुने, आपको बेहतर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपने ये चीज़ें पढ़ा है ना, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपना शुद्ध के लिए। तो आइए फिर मैं इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 2-4 आर्टिकल का 2-3 क्लासों के माध्यम से अभ्यास कराता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं है ना, और आप बेहतर परीक्षा में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मैं बार बार एक बात और बता दूं आपको, बात यह है कि आप आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे ना, तो सारे जो उत्तर होंगे, चाहे जिस अंग्रेजी के अलावा भी भूगोल हो, इतिहास हो, कोई भी विषय हो, उस पर भी इसको अप्लाई करेंगे। और ये जो आकार है, कंटेंट है, फॉर्मेट है, ये जो मछली मैंने बनाई है, इनको याद रखेंगे तो याद रखिएगा कि ये हर विषय में आपकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो आगे फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा सा एक आउटलाइन कि एक आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है ना, थोड़ा सा और मान लेते हैं कि ये एक आपका पेज है, कॉपी का पेज है, तो उस पर एक आउटलाइन खींच कर मैं आपको और सरलीकरण करता हूँ कि कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपका ऊपर जो टॉपिक लिखा है, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का फॉर्मेट क्या हो। तो जैसा कि ऑफिस वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, तो जो टॉपिक होगा, है ना, जैसे आपके पेपर में पूछता नहीं है कि किसी एनी टॉपिक पर 3 टॉपिक दे देता है कि एक टॉपिक पर आप आर्टिकल 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो जो आप टॉपिक चुनेंगे तो उससे आपको एकदम बीचों बीच में लिखना है। देखिए ये आपका जो ब्लैक से है, ये आपका पेज हो गया, तो पेज में बीचों बीच एकदम मिडिल पार्ट में आपको क्या लिखना है, टॉपिक नेम लिखना है। और एक चीज और लिखना है, जो लिखने वाले महाशय हो, जैसे बाई XYZ, जैसे बाई नलिनी, बाई गीता, बाई गौरव, ऐसे कुछ हो तो उनका नाम लिख देना है, या XYZ करके आप छोड़ देते हैं। याद ये रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी अपना नाम ना लिखें, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखें या काल्पनिक नाम लिख दें। तो एक बात ये याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये डब्बा उब्बा तुमको नहीं बनाना भैया, है ना, मैं समझा रहा हूँ कि जो फॉर्मेट होगा वैसे होगा। तो एक शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे, जो टॉपिक होगा वो पेज के एकदम मिडिल पार्ट में होगा, बीच वाले भाग में ही इसे लिखेंगे, ना इधर ना उधर, और बीच में ही उसके नीचे जस्ट अगली लाइन में जो लिखने वाले हैं उनका नाम लिखिए। अब जो हमने अभी तक जो पार्ट की बात की, जो 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है, आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो पार्ट है, देखिए हमने यह लाइन शुरू किया, यह लाइन शुरू किया, तो एक ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, देखिए यहाँ से लिखते लिखते गए, यहाँ तक गए, फिर यहीं से लिखना शुरू किया और यहाँ तक गए, और मान लिए यहाँ तक गए और यहाँ हमारा फुल स्टॉप आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ गया, फुल स्टॉप। तो ये जो 2-3 लाइन होंगे बच्चे, इसी को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी उस पार्ट का आप देंगे क्या बच्चे, इंट्रोडक्शन देंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं। तो इंट्रोडक्शन संक्षेप में ठीक वैसे ही कि जैसे कोई मूवी होती है तो उसका ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर। तो ट्रेलर क्या होता है, जैसे आप ट्रेलर देखें तो समझ जाते हैं कि पूरी फिल्म में 3 घंटे अब यही होने वाला है, एक आइडिया लग जाता है। तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन देना है, ऐसे देना है कि आप बता दीजिए कि एग्जामिनर महोदय से कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ ना, एकदम संक्षेप में पूरा विस्तार से उसे समझा दीजिए 2 से 2.5 लाइन में, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। फिर जैसे मैंने कहा कि जो मेन बॉडी होती है आपके, वो 2-3 पैराग्राफ में हो सकती है। तो जैसे ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ये पहला पैराग्राफ है। तो देखिए जब पैराग्राफ होते हैं तो यहाँ से नहीं लिखते, कुछ छोड़ देते हैं ना पार्ट। तो आप जानते हैं यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ गए और फिर यहाँ से देखिए ये समाप्त है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। दूसरा पैराग्राफ देखिए यहाँ से शुरू है, देखते रहिए, और फिर ऐसे ही हमने लिखा और ये यहाँ फुल स्टॉप आया। तीसरा पैराग्राफ देखिए बच्चे यहाँ पर आया, तो इसको भी हम 2-3 लाइन में समझाने का प्रयास किया। और तो ये जो 1 2 3 था, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था बच्चे, यहाँ तक ना, इसी को हम क्या कहते थे, मेन बॉडी, यानी ये मछली के बीच वाला पार्ट हो गया, यही तो कहे थे। और लास्ट में एक पैराग्राफ में ये जो है 1.5 से 2 लाइन में, यानी ये आपका चौथा पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, तो इसे हम कहते थे बच्चों कंक्लूजन, यानी उपसंहार, जैसे क्लाइमेक्स उसे कहते हैं, अंतिम, जैसे फिल्म होती है ना समाप्त, आप जानते हैं कि जब 10 मिनट बचते हैं ना तो पूरा जो किया वो सब समाप्त हो जाएगा, एक मैसेज चला जाता है। हर कहानी का, हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज तो होता है। तो इसी तरह
इंट्रोडक्शन पार्ट में ये आप जरूर याद रखें, ध्यान दीजिएगा कि अपना सुझाव जरूर दे दीजिएगा कि आप दुनिया के जो थिंकर हैं, दुनिया की जो बातें हैं उनके विषय में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उस पर भी अपनी एक लाइन जोड़ सकते हैं कि भैया ऐसा हो जाए तो और ठीक हो जाए। तो जो कंक्लूजन होता है वो कैसा होता है, एक सुझाव भरा होता है, ये बात याद रखें। तो इस फॉर्मेट को बताना बहुत जरूरी है ना। ये तो देखा। अब अगली बात, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है ये जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए क्या नहीं करना है, मैं थोड़ा सा जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लिया कि ये देखिए ये पेज है, यहाँ से शुरू किया तो कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे, देखिए अपनी जो गलती है उन्हें सुधार। एक लाइन यहाँ से शुरू किया तो मन किया तो यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म किया, ये तरीका अच्छा नहीं होता। एक सिस्टम होता है, ये थोड़ी कि जहाँ से मन किया। तो जैसे आपका ये पेज है तो अब देखिए कोई यहाँ से लाइन है, कोई यहाँ से लाइन है, कोई यहाँ से लाइन, ये आप एकदम कदापि ना करें, है ना। कहने का मतलब मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपकी जो कप प्लेट है वो सुंदर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन सुंदर होना चाहिए। यही तो है, जब आप लिखे बात चाहे जितनी दमदार लिखे, अगर गड़बड़ाएंगे फॉर्मेट तो फिर उसके अंदर क्या है वो उस पर गौर कम किया जाता है, गौर नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के सबका भाव ये है कहने का कि प्रेजेंटेशन जिसका बेहतरीन है बाजी वही मार जाता है ना। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को भी आप नोट डाउन करिए। फिर मैं देखिए एक अभी ही आपके सामने एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाए लिख के भी मैं दिखाता हूं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपके समक्ष ये एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कैसे एक आर्टिकल लिखा जाए। तो मैंने ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पर लिखा है। तो आइए अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथ। आप जैसे जैसे मैं बताता चलूं तो आप उस पर थोड़ा सा अटेंशन बनाए रखिए, ध्यान दीजिए बात का। तो जैसा कि हमने जो फॉर्मेट अभी बताया आपके सामने, तो सबसे पहले जो पेज होगा आपका, तो उसके मिडिल में देखिए बीचों बीच हमने क्या लिखा, टॉपिक नेम लिख दिया। और टॉपिक का नाम देखिए यहाँ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण की समस्या। तो एकदम पेज के मिडिल पार्ट में ऊपर हमने टॉपिक नेम लिख दिया। और फिर बाय नवीन मैंने एक काल्पनिक नाम ले लिया उसके नीचे कि जिसके द्वारा ये रिपोर्ट, ये जो आर्टिकल लिखा जा रहा है उनका नाम लिख दिया। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए हमारी सारी बातें इसी शीर्षक या टॉपिक के इर्द गिर्द होनी चाहिए, ये बात आपको समझना है। हमें पॉल्यूशन के विषय में कुछ तथ्यात्मक सूचना जानकारी पता होनी चाहिए, वही आपका कंटेंट है, चाय है, याद रखिए उस उदाहरण को, है ना। तो आइए देखिए पहला जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन वाला, पॉल्यूशन इज ए प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू अफेक्टिंग आवर प्लैनेट, फुल स्टॉप। यहाँ तक जो प्रदूषण है हमारे इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है, ये मुद्दा बना हुआ है जो दबाव डाल रहा है हमारे पर्यावरण पर, पॉल्यूशन, और अफेक्टिंग आवर प्लैनेट, और हमारे ग्रह, हमारा ग्रह निश्चित रूप से पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो देखिए हमने एक बहुत ही प्रभावी सेंटेंस शुरुआत में लिख दिया। मैंने शुरू में कहा कि आपका ट्रेलर ऐसा हो कि लोगों को मजा आ जाए। तो हमारी धरती को प्रभावित कर रहा है पॉल्यूशन, और ये बहुत ही इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणिक जो मुद्दा बना हुआ है ना, मुद्दा माने एक प्रॉब्लम है, समस्या है। तो पॉल्यूशन यह हुआ कि हमारे प्लैनेट में ये समस्या पैदा कर रहा है। यहाँ से इट अकर्स माने ये कारण बनता है, ये क्या करता है, कारण बन जाता है किसका, या उत्पन्न होता है, पैदा होता है। पॉल्यूशन कब होता है, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटेमिनेट द एयर, वाटर एंड सॉइल। जब, व्हेन माने जब, हार्मफुल सब्सटेंस हानिकारक पदार्थ, जब ये होता कब है, घटित कब होता है, अकर्स कब होता है, जब हानिकारक पदार्थ कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित कर देते हैं किसको, आपकी एयर को, वाटर को एंड सॉइल को। तो देखिए पहली ही लाइन में हमने क्या किया, ऐसा ट्रेलर पेश किया कि आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं संक्षेप में हमने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा जबरदस्त रहा। तो ये आपने देखा जो पहला पार्ट हुआ ये वाला, इसी को पहला पैराग्राफ को हम क्या बच्चे कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब आइए मेन बॉडी पर। अब मेन बॉडी में किसकी चर्चा होगी, इन्हीं की चर्चा होगी, एयर पॉल्यूशन की और वाटर पॉल्यूशन की या सॉइल मृदा प्रदूषण की, इन्हीं की तो चर्चा होगी। तो आइए अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि कुछ नहीं करना, एयर पॉल्यूशन के विषय में एक पैराग्राफ लिखिए, है क्या, इससे बीमारियां क्या होती है।
फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ लिखिए, है क्या, इससे क्या दिक्कतें आती हैं। फिर सॉइल मृदा प्रदूषण है क्या और ये क्या नुकसानदेह है। तो देखिए आपको मैटर की कहीं कमी आएगी नहीं। फॉर्मेट जो है आपको ऑटोमेटिक आपको आता पहले से है, आप लिखना नहीं जानते थे इसलिए आपको मैटर मिल नहीं रहा था। जब आप फॉर्मेट आपको बेहतर बन जाएगा तो देखिए मैटर दौड़ते दौड़ते आपके दिमाग में आएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स माने स्रोत। तो जो प्राथमिक स्रोत है प्रदूषण का, जो आता कहाँ से होता कहाँ से है, तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड, ये सबसे ज्यादा संबंधित है भैया किससे जुड़ता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, औद्योगिक गतिविधियों से सबसे ज्यादा होता है। और किससे होता है, वेहिकुलर इमिशन माने वाहनों का जो धुआं निकलता है, उत्सर्जन होता है, उससे होता है। देखिए कारण बता दिए कि वो जो पॉल्यूशन का सोर्स है वो भैया क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, और वेहिकुलर इमिशन है कि जो आपके तमाम वाहन चलते हैं, फैक्ट्री इंजन चलते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, तो वो सोर्स है। और क्या है, वाटर डिस्पोजल, नहीं वाटर नहीं, वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट माने जो आपका घर से कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, उसे जब हम फेंक देते हैं तो उससे भी प्रदूषण होता है। और सबसे बड़ा कारण एंड डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब हुआ कि जैसे हम वृक्ष को काट देते हैं, जंगल को काट देते हैं, तो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना। देखिए एक बात आपको ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ पौधे आप उनकी तुलना भगवान शिव से की जाती है। वो कैसे, भगवान शिव जो है विष पीते हैं और आपको क्या देते हैं, अमृत जैसी गंगा जल देते हैं, है ना। उनके सर से जटा से गंगा जल निकला है, तो पीते क्या है, विष है, देते क्या है, गंगा जल, अमृत देते हैं। पौधे भी ठीक वही काम तो कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी गैसें उन्हें सोख लेते हैं, पी लेते हैं, और देते क्या है, जीवनदायिनी आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो हम तो कहेंगे कि भैया पौधे तो एकदम शिव है, इसीलिए तो कहते हैं कण कण में शिव है, तो वो यही मतलब था। खैर, तो ये सोर्स जो है पॉल्यूशन के स्रोत क्या क्या है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई आपका, और वेहिकुलर इमिशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल, और चौथा आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना। चलिए अब एयर पॉल्यूशन की चर्चा करते हैं कि है भी क्या। अब देखिए एक पैराग्राफ हो गया, अब दूसरा पैराग्राफ देखिए जब हम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा छोड़ के यही तो कह रहा था, एयर पॉल्यूशन काज्ड बाय द रिलीज पॉल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, रिलीज पॉल्यूटेंट, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट माने प्रदूषक, जो प्रदूषक निकलते हैं और इनटू द एटमॉस्फेयर, और वातावरण में घुल जाते हैं, तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यह समझा। इट माने यह, लीड टू रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, लीड माने ये देता है हमको क्या, सांस की बीमारियां, रिस्पायरेटरी माने श्वास संबंधी जो बीमारियां होती हैं, आप जानते हो एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण से होती हैं। और क्या होता है इससे, क्लाइमेट चेंज, और आपका जलवायु परिवर्तन भी होता है किससे, एयर पॉल्यूशन से, है ना। ये हो गया एक पैराग्राफ, तो ये यहाँ से। फिर अब दूसरा पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ देखिए एयर हो गया, वाटर पे चर्चा करते हैं। वाटर पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज केमिकल वेस्ट। डिस्चार्ज केमिकल वेस्ट माने जो नदी नाला तालाब में हम केमिकल डाल देते हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, सारा केमिकल बह के उसी में जाता है, तो उसी को डिस्चार्ज केमिकल वेस्ट, जो तरह तरह के केमिकल बह के जल में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो यही तो लिखा है, वाटर पॉल्यूशन रिजल्टिंग, वाटर पॉल्यूशन का क्या रिजल्ट आता है, परिणाम होता है, ये फ्रॉम द डिस्चार्ज केमिकल वेस्ट, जो केमिकल वेस्ट है जब वो जाता है इनटू वाटर बॉडी। वाटर बॉडी माने जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, झील हो गया, तो इनको वाटर बॉडी कहना है। थ्रेट टू, ये क्या किसके लिए धमकी है, ये किसके लिए डरावनी बात है भैया, एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ माने जलीय जीवों के लिए बहुत बड़े खतरा है, चेतावनी है, थ्रेट है। और किसको, ह्यूमन हेल्थ, और मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत घातक है। क्यों, जलीय जीवों को जैसे आदमी खाता भी है भोजन के रूप में, तो उनमें यदि प्रदूषण गया तो उन्हें आप जब खाएंगे तो आप तक आएगा, तो एक्वाटिक लाइफ प्रभावित होगी, तो ह्यूमन लाइफ जाहिर सी बात है प्रभावित होगी ही। चलिए यहाँ पर हमने बात कर ली, आइए अब सॉइल पे बात कर लें। सॉइल माने मृदा प्रदूषण। तो सॉइल पॉल्यूशन अकर्स, सॉइल पॉल्यूशन से क्या अकर होता है, यानी क्या घटित होता है, क्या होता है, व्हेन पेस्टिसाइड माने वही जो आप दवा डालते हैं, खाद पानी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कीड़े मकोड़े मारने के तमाम जैविक दवाएं डालते हैं, उन्हीं को हम पेस्टिसाइड कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण तब होता है जब धरती पर यानी मृदा पर आप पेस्टिसाइड डालते हैं। और क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तमाम जो है औद्योगिक जो कचरा निकलता है वो भी मृदा में फेंका जाता है, जैसे पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो आप जानते हो कि कभी नष्ट होने वाली चीजें नहीं है। तो ये है ना।
डिग्रेड, डिग्रेड माने क्वालिटी घटा देता है, द क्वालिटी ऑफ सॉइल, यही हमारी मृदा की क्वालिटी को एकदम निम्न कर देता है, घटा देता है। क्या आपको ये बातें बेहतर समझ में आ रही हैं, है ना? अब चलिए, हमने बात कर ली एकदम संक्षेप में, ज्यादा बहुत बड़ा इशू थोड़ी था जो हवा बना के बैठ जाते हैं कि आर्टिकल लिखना क्या है, तो बड़ा आसान है। आइए हम जरा सा थोड़ा सा वो लिख देते हैं, अब इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन माने क्लाइमेक्स, यही तो आया। तो 10 माने इस प्रकार, 10 माने इस प्रकार, टू एड्रेस पॉल्यूशन, उसको पॉल्यूशन को एड्रेस करना है, पहचानना है या कम करना है, तो इंडिविजुअल मस्ट एडाप्ट, इंडिविजुअल माने हर व्यक्ति, निजी रूप से हर व्यक्ति, मस्ट माने जरूर, एडाप्ट माने ग्रहण करे, क्या ग्रहण करे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या होती है, ध्यान दीजिए, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है कि उपयोग भी कर लेना है और भावी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी बचा के संसाधन रखना है, उसी को सस्टेनेबल प्रैक्टिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि हम एक पेड़ काटते हैं तो काट लीजिए, आपकी जरूरत है, सूखा हो गया, लेकिन याद रहे आपको 2 पेड़ 2 वृक्ष लगाने भी हैं। तो जब ये प्रक्रिया हर व्यक्ति इंडिविजुअल करेगा तो इसको सस्टेनेबल प्रैक्टिस कहते हैं। तो देखिए, अब सुझाव दे रहे हैं कि इस प्रकार हमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए या उसे समझ जाने के लिए यह जरूरी है कि इंडिविजुअल, हर कोई मस्ट अडॉप्ट, माने स्वीकार करे, क्या, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सब कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिस करे, है ना, वही। और दूसरा, ये तो व्यक्तियों के लिए सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव, गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स इन्वायरमेंटल रूल एंड रेगुलेशन, सरकारों को भी चाहिए, क्या चाहिए, मस्ट, जरूर चाहिए, इन्फोर्स माने लागू करे, क्या लागू करे, इन्वायरमेंटल रूल एंड रेगुलेशन, की पर्यावरणीय नियम और क्या करना चाहिए, रेगुलेशन माने नियम कानून बना के जो इसको नुकसान पहुंचाए उनको दंडित करे, तो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन भी सरकार को बनाना चाहिए। तो सुझाव में 2 बातें आई, एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों के लिए आ गई और दूसरा आ गया सरकार को। तो देखिए, हमने ठीक जो हमसे डिमांड की गई थी आर्टिकल लिखने के लिए, जैसे मैंने शुरू से समझाया, तो हमने उस पर काम किया और उसी के अनुसार, मैंने अपना कुछ ऐड नहीं किया और हमने वैसे ही लिखा और बहुत कुछ बल हमें नहीं पड़ा और लिख गया। हाँ, एक बात और ऐड कर दें, ऐड ये कर दें कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अचानक तो देखिए, मैं कोई जादू नहीं जानता कि आपको पकड़ा और कोई जादू दे दिया तो आप एक दिन में लिखने लगेंगे। है क्या कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं, आप उसमें क्लच है, गियर है, ब्रेक है ना, बहुत कुछ है। जब बहुत कुछ आप जान जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब अच्छी ड्राइविंग कर पाते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जब आप ग्रामर पोर्शन सब कुछ आप कई बार जब प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप ऐसा अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये तो मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, चाहे जितना अच्छा कोई पढ़ाने वाला गुरुजन हो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ये कड़वा सच है, मान लीजिए इस बात को, है ना। चलिए, तो ये आपके सामने है, इस पर प्रैक्टिस करिए। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे मैं पेज मान लिया हूं, तो देखिए मैंने यह कोशिश किया है कि देखिए जैसे पेज था तो इतने में मैंने लगभग रहा कि थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आप देखिए ये नहीं कि यहाँ से हमने पैराग्राफ का बाकायदे ध्यान रखा और एक जो सुंदर राइटिंग है, ये देखिए व्हाइट बोर्ड है तो इसमें बहुत अच्छा लिखना नहीं होता, पेज में होता तो और आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिख के बताया जा सकता था। तो देखिए, शार्ट में तो यूट्यूब पे बहुत क्लासें पढ़ी हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप मुझे ज़्यादा नहीं, एक 45 से 40 मिनट का अगर टाइम दें तो इस पर हम बेहतर बात करेंगे। तो मैंने 60 में नहीं बताया, इसे थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। हौसला बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं तो प्रतिबद्ध हूँ, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ कि आपका कोर्स पूरा करूँगा और आपके अच्छे नंबर दिला के रहूँगा, है ना। तो आज बस यहीं तक, और फिर मैं प्रैक्टिस में 2-4 ऐसे ही आर्टिकल और कराऊंगा आपको, आप मेरे साथ कर लेंगे तो बेहतर आप लिख ही लेंगे, ये गारंटी है। पॉल्यूशन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप लिख लेंगे, है ना। इसके बाद लेटर राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उस पर भी हम विधिवत अपनी पकड़ बनाएंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।